नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आपको बता दें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त कर्मचारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जनसेवा की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। आज से आप लोग अपनी क्षमताओं का, अपनी प्रतिभाओं का और अपने प्रशिक्षण का उपयोग करके प्रदेश की कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है और लोगों की रक्षा है, नागरिकों की रक्षा है, देश दुनिया से आने वाले पर्यटक से लेकर तमाम प्रकार के लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और अनेक चुनौतियों का, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का जो मुख्य प्रबंधन होता है वो पुलिस विभाग को ही करना होता है। और आप में से कुछ युवा निरीक्षक के रूप में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करेंगे, कुछ गुरु नायकों के रूप में आपदा प्रबंधन आदि के कार्यों में अपना योगदान देंगे और कुछ अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के रूप में अग्नि नियंत्रण कार्यों का प्रबंधन भी करेंगे। इसके साथ साथ हमारी दो दो रास्तों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी हमारी लगी हुई है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश हिमाचल से अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। दो अंतर्राष्ट्रीय है और दो अंतर्राज्यीय, उन सभी पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमको वहां भी काम करना होता है। और इस भौगोलिक परिस्थिति के कारण हमारा राज्य सामरिक रूप से और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। इसके अलावा देवभूमि में प्रत्येक वर्ष पूरे देश और दुनिया के करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, जिनका प्रबंधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इन कार्यों के अलावा आप सभी को राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आज जो हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, जैसे नशे के कारोबार हैं, साइबर क्राइम है, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, वीआईपी प्रोटोकॉल, चार धाम यात्रा, प्राकृतिक आपदा, कांवड़ यात्रा, ये भी हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इनका भी हमें प्रबंधन करना होता है और इन सभी कठिनाइयों के बीच में आप सभी को एक मूक साधक की भांति, मूक साधक तो जानते होंगे ना, जिनको काम सब कुछ करना होता है लेकिन बोलना कम होता है, कम से कम जितनी जरूरत है। एक मूक साधक की भांति प्रत्येक मोर्चे पर डटकर अद्वितीय जनसेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। क्योंकि अगर पहले दिन से जिस दिन आप सेवा में आएंगे, वैसे तो फोर्स की सिखलाई बहुत होती, क्योंकि मेरा भी जीवन फोर्स के साथ ही आगे बढ़ा है। जो भी मैंने सीखा, थोड़ा जो भी मैं काम कर पा रहा हूँ, उसमें ये फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। फोर्स सभी मैं एक समान मानता हूँ, चाहे सेना है, चाहे हमारे अर्धसैनिक बल है, चाहे हमारी पुलिस है, सभी का मेरे सामने उतना ही सम्मान है। क्योंकि मैं सबको उतनी ही डिसिप्लिन मानता हूँ, उतना ही जो है उनको परिश्रमी मानता हूँ, उतना ही उनको मिशनरी मानता हूँ। इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने प्रत्येक मोर्चे पर जो अभी तक काम किया है, जो अपने आप को सिद्ध किया है, सेवा परमो धर्मो, ये केवल आदर्श वाक्य नहीं है बल्कि उनके जीवन का अटल संकल्प है। अभी आप सब लोगों ने शुरुआत में गीत भी था, क्या गढ़ गीत था, क्या था उत्तराखंड पुलिस का। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार उत्तराखंड पुलिस को एक आधुनिक, एक स्मार्ट पुलिस बल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही हमने अपने जवान पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के परिसरों के कल्याण के लिए हम उसके लिए भी प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि मैं पहले जब मैं इस जिम्मेदारी में नहीं था, उससे पहले मैंने पुलिस सुधार के भी कुछ कार्यक्रमों में भाग लिया और मैंने देखा कि पुलिस को कई कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और उनकी जो ड्यूटी होती है
वो कई बार 8 घंटे से बढ़कर कई घंटे उसके दुगना तक भी हो जाती है। ऐसे समय में उनको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पारिवारिक रूप से भी, अपने शरीर को भी ठीक रखना होता है, अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। तो इस नाते हम उनके कल्याण के लिए, उनके परिवारों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमने पुलिसकर्मियों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने के साथ ही उनको उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी अच्छा उनको ट्रेनिंग मिले, उसके लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों में हमने पुलिसकर्मियों की आवास संबंधी समस्या को दूर करने के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। और मेरा मानना है कि ये हमारा प्रतिशत चूंकि कम था, जो डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, हम लोग सब बैठ के, और अंशुमन जी भी हमारे यहाँ बैठे हैं, तो कई बार हमारी चर्चा हुई, तो उस प्रतिशत को भी हम बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार के स्तर पर भी जब बैठकें होती हैं, उसमें भी माननीय गृह मंत्री जी के स्तर पर लगातार इस पर चिंता व्यक्त की जाती है। तो इसलिए हमने ये धनराशि का प्रावधान किया है। वहीं स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत समस्त पुलिसकर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई है। हम जहां एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई नई तकनीकी में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण करके अपने पुलिसकर्मियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उनको ट्रेनिंग के लिए भी भेज रहे हैं। वहीं अपराधों के पूर्वानुमान और रोकथाम के लिए डेटा एनालिसिस, GIS आधारित सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारी पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण में राष्ट्रीय औसत से 2 गुनी सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हमारी पूरी टीम, डीजीपी साहब, पूरी पुलिस सब बधाई के पात्र है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में भी उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर रहा है। आज के इस आधुनिक युग में अपराधों के बदलते स्वरूप के साथ ही पुलिस की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। पहले जो एक सामान्य तरीके से चलने वाला काम था, उसमें बहुत ज्यादा नवाचार की आवश्यकता है, नवाचार को अंगीकार करने की आवश्यकता है, नवाचार को कार्य व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं होना पड़ता है, बल्कि साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ, इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमें इन सभी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जो तकनीकी क्षमता को और अधिक मजबूत करना होगा, टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, नवाचारों को अधिक से अधिक अपनाना होगा, साथ ही लोगों की भागीदारी करने, उसके लिए जन जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राज्य में प्रभावी सुरक्षा तंत्र विकसित करना होगा। इसके साथ ही नशे के अवैध व्यापार और बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हमने एक संकल्प लिया है, ड्रग फ्री उत्तराखंड, उसके संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है और बीते कुछ वर्षों में हमने इसमें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की है। आज से आप लोग भी हमारे इस महत्वपूर्ण बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी चारित्रिक बल, आत्मशक्ति द्वारा हमारी पुलिस को और अधिक मजबूती देनी होगी। साथियों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि पहले के समय में जब पूर्व की सरकारों में किस प्रकार से भर्तियां जब होती थी तो उसमें किस प्रकार का पक्षपात होता था, किस प्रकार की धांधलियां होती थी, कैसे भ्रष्टाचार होता था, कैसे नकल का खेल चलता था और योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे और जो हमारी योग्यताएं थी उनका आदर नहीं होता था, निरादर होता था, प्रतिभा क्षमता के साथ न्याय नहीं होता था और भर्ती प्रक्रियाओं में भी काफी लंबा समय लग जाता था और इस देरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचारियों के द्वारा, रिश्वतखोरों के द्वारा, नकल माफियाओं के द्वारा खेल खेला जाता था। हमने इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए
देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। मुझे गर्व है कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर नियुक्ति पत्र प्रदान करने तक की पूरी प्रक्रिया में हमने 2 वर्ष से भी कम समय में सफलतापूर्वक पूरा किया है। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में जितनी नियुक्तियां राज्य के अंदर संपन्न हुई हैं, राज्य गठन के पश्चात और पहले की सरकारों के समय का अगर सब निकाला जाए, टोटल उसका एक अनुपात निकाला जाएगा, तो पिछले 4 वर्षों में ये अनुपात 2/3 से भी अधिक है। 2/3 अपने आप में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और तो वहीं नववर्ष 2026 के अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास पर पूर्व सैनिक मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल हुए और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे, जहां उन्होंने पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनके योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों का देश की सुरक्षा में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने वर्ष 2025 को उत्तराखंड के लिए उपलब्धियों भरा बताते हुए विश्वास जताया कि वर्ष 2026 में राज्य विकास को प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की रक्षा में लगाया है, और मैं इनके माध्यम से जहां इन सभी को आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है और वर्ष 2026 आने वाला है, मैं हमारे सभी पूर्व सैनिकों को, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले उन सभी को अपनी तरफ से वर्ष 2026 की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वर्ष 2025 में अनेक उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई, राज्य को अनेक अवसर प्राप्त हुए, वहीं हमें अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हम सब ने मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया। उन चुनौतियों पर हम लोग हर मोर्चे पर सभी लोग मिलजुल कर उन सभी चुनौतियों को पार करा हमने। तो वहीं चमोली जनपद के टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा सामने आया। टनल के अंदर कार्य के दौरान 2 लोको ट्रेन आपस में टकरा गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और हादसे के समय टनल में कुल 109 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे में सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी कोई जान मान की हानि नहीं हुई। हालांकि कई मजदूरों के घायल होने की खबर है। तो वहीं आपको बताते चले, हादसे में 60 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। सुरंग से टकराई 2 लोकल ट्रेनें, जहां हादसे में 40 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं चमोली जनपद के पीपल कोठी में निर्माणाधीन टीएचडीसी परियोजना के दौरान हुए लोको ट्रेन हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस मामले पर चमोली के जिलाधिकारी और एसपी से बात कर घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 50 से 60 लोग घायल हो गए। उन्हें समुचित उपचार दिया जा रहा है और सभी घायलों को जरूरत के मुताबिक हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, 60 लोगों की घायल होने की खबर को लेकर चमोली जनपद के पीपल कोठी में
निर्माणाधीन टीएचडीसी परियोजना के दौरान हुए लोको ट्रेन हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गहरा दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस मामले पर चमोली के जिलाधिकारी और एसपी से बात कर घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 50 से 60 लोग घायल हो गए हैं और उन्हें समुचित उपचार दिया जा रहा है और सभी घायलों को जरूरत के मुताबिक हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। हर प्रकार से ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, उनको सभी सहायता प्रदान की जाए, इसके लिए खंड क्षेत्र के पीपल कोटी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर टीएचडीसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पर आपस में कुछ क्रेनों में काम करते समय ये घटना घटी है, लेकिन कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। चोटिल जरूर हुए हैं वहाँ पर 50-60 लोग। मेरी सर्वे आज प्रातःकाल ही वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो गई है। सभी को उपचार दिया जा रहा है, सभी लोग शीघ्र जल्दी स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हर प्रकार से ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, उनको सभी सहायता प्रदान की जाए, इसके लिए खंड क्षेत्र के पीपल कोटी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर टीएचडीसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पर आपस में कुछ क्रेनों में काम करते समय ये घटना घटी है, लेकिन कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। चोटिल जरूर हुए हैं वहाँ पर 50-60 लोग। तो वहीं हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। हालात इतने गंभीर है कि मंदिरों में मूर्तियों और घर दुकानों को लोहे की जाल से सुरक्षित करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शहर के अन्य इलाकों में बंदरों को रेस्क्यू के नाम पर श्यामपुर वन विभाग रेंज में छोड़ा जा रहा है, जिससे संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं बंदरों के कारण नजीबाबाद हाईवे और आसपास की सड़कों पर हादसे भी बढ़ गए हैं। करोड़ों की लागत से बने बंदर बाड़े के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है, जिस पर वन विभाग और प्रशासन कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्षेत्र जो है वो कम्प्लीटली फॉरेस्ट एरिया से लगा हुआ है। वहाँ के जो गांव है वो लगभग सारे गांव जो है वनों से घिरे हुए हैं। वहाँ पर जो है लगातार बंदरों की शिकायत हमारे पास आ रही थी। इस क्रम में जो है मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण के अंतर्गत जो बंदर बंध्याकरण की हमारी स्कीम है उसके अंतर्गत वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष हरिद्वार जनपद में लगभग 2000 बंदरों को पकड़ना, उसका स्टरलाइजेशन करना और वन क्षेत्र में वापस छोड़ने की कार्रवाई जो है हमारी गतिमान है, जिसके अंतर्गत लगभग 1400 बंदरों को का स्टरलाइजेशन वर्तमान तक किया गया है। जो कि बंदरों ने अब बहुत ही वो कर रखा है, परेशान ज़्यादा। जाल लगवा रखा है हमने, यात्री आता है उनका सामान खोस लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मेहरबानी करके इलाज किया जाए। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की पशुपालन और डेयरी विकास योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक सहायता, तकनीकी परीक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे गांव में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। डेयरी विकास योजनाओं के तहत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, पशुओं की नस्ल सुधार और चारा विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं पशुपालकों को समय पर पशु चिकित्सा सेवाएं, टीकाकरण और बीमा सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन प्रयासों से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, पशुपालन योजना को लेकर लगातार रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, बीमा सुविधाएं भी दी जा रही है। इन प्रयासों से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और आत्मनिर्भर बन रहे किसान। जहां पशुपालन योजना से गांव बना अब संबल, जहां डेयरी विकास से बढ़ी ग्रामीणों की आय, जिसे लेकर पशुपालन को अब मिल रहा है सरकारी सहारा। उत्तराखंड में पशुपालन बना अब आजीविका का एक माध्यम। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को भी इससे मजबूती मिल रही है। तो वहीं आपको बताते चले, पशुपालन योजना
से गांव अब संभल रहा है सरकार की नीतियों से लगातार। तो वहीं देहरादून के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता आपको बता दें रामशरण नोटियाल के विकासनगर पालिका का गंभीर भ्रष्टाचार में लगाए गए हैं। वहीं उन्होंने दावा किया है कि नगर पालिका में करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं और रामशरण नोटियाल ने कहा कि सीवर लाइन परियोजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं भी की गई हैं और घटिया पाइप व खराब सड़कों के जरिए ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। तो मैं आपको बता दें देहरादून से खबर सामने आ रही है जहां नगर पालिका में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। सिवर लाइन घोटाले पर बीजेपी नेता आपको बता दें रामशरण नोटियाल के गंभीर आरोप भी हैं। योजनाओं में कमीशन खोरी के आरोप, वहीं भ्रष्टाचार जांच की मांग भी अब तेज होती नजर आ रही है। ये उसमें मेटली का काम होना चाहिए, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। अब सीवर लाइन में कितना घोटाला हुआ है, कितना पैसे का दुरुपयोग है, उसको जो उस लाइन को जो डाला गया है उसके मानक पता करिए। इन्होंने तो सीधा सड़क खोदी और उसमें पाइप दबा दिए। उसकी क्योरिंग होती है, उसके ऊपर अब गाड़ियां चलनी है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो स्लैब वगैरह कुछ पड़ने चाहिए। उसमें मेटली का काम होना चाहिए, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। हाँ, इतना मैंने पहली बार देखा है कि जनप्रतिनिधि अगर जनता कोई शिकायत करती है तो जनप्रतिनिधि जो है शिकायतकर्ताओं के घर पहुंचते हैं। अब सीवर लाइन में कितना घोटाला हुआ है, कितना पैसे का दुरुपयोग है, उसको जो उस लाइन को जो डाला गया है उसके मानक पता करिए। इन्होंने तो सीधा तो वहीं उत्तरांचल प्रेस क्लब कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव में अजय राणा पैनल के एक तरफा जीत दर्ज की। अध्यक्ष से लेकर कार्यकारिणी सदस्य पर राणा पैनल ने कब्जा किया। अध्यक्ष पद पर क्लब के चुनाव में पहली बार 103 मतों के अंतर से राणा ने ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज की। वहीं बुधवार की सुबह 5 बजे तक चली मतगणना में अजय राणा अध्यक्ष पद पर चुने गए। अजय राणा ने 103 मतों के अंतर से गिरिधर शर्मा को हटाया। वहीं महामंत्री पद पर योगेश सेमवाल ने जीत हासिल की और मनीष डंगवाल कोषाध्यक्ष चुने गए। गजेंद्र सिंह नेगी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शोभन सिंह गुसाई कनिष्ठ उपाध्यक्ष और वहीं शिवेश शर्मा को भी मीना नेगी संयुक्त मंत्री व सर्पेक्ष पद पर विजय जोशी, साथ ही आपको बताते चले विजय जोशी को भी ये जीत मिली है। श्रेय तो जो इस उत्तरांचल प्रेस क्लब के एक सदस्य हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, जिन्होंने ये कहा है कि आपको इस प्रेस क्लब को आगे बढ़ाना है, जिन्हें उन सबको मैं श्रेय दूंगा क्योंकि उनकी मेहनत से ही आज मैं यहाँ प्रेस क्लब में आया हूँ और पूरे जो उन्होंने विश्वास जताया है उस विश्वास पर मुझे खरा उतरना है। बहुत काम करना है पत्रकारों के लिए और उत्तराखंड के पत्रकारों के लिए, खासतौर पर जो उत्तराखंड का वो पत्रकार जो मेहनत करता है और शाम को वो परेशान रहता है अपने घर पे, उसके लिए करना है। जीत का श्रेय तो पूरे प्रेस क्लब परिवार की जो है एक बार अब कल हमारा चुनाव हुआ, संपन्न हो गया, हार जीत अब हमारी खत्म हो गई। अब सब मिलके जो है आओ एक साथ मिलकर हम की भावना से जो है हम प्रेस क्लब के परिवार के लिए जो है काम करें। तो वहीं देहरादून के सेलाकोई थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर को हुई गंभीर घटना को लेकर एसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जन्मदिन पार्टी के दौरान हुए विवाद में युवक पर आपको बता दें कड़े और चाकू से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में एसआईटी का गठन किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है और फरार आरोपी पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं एसपी ने स्पष्ट किया कि अब तक की जांच में घटना पूर्व नियोजित नहीं हो पाई है। के बाद उपरांत जो है जब पुलिस को सूचना मिली तो पूरे समस्त डॉक्यूमेंट्स और सबके आधार पर जो है उस पर मर्डर की जो है सेक्शंस भी इम्पोज किया गया और धारा एक SC/ST की बनती है जो 325 की है, उसमें जो प्रोविजंस है कि अगर कोई ऐसा अपराध एक SC/ST कम्युनिटी के साथ किया जाए जिसका 10 या 10 साल से उसकी ज़्यादा की अगर अपराध की वैल्यू है तो उसमें सजा है, तो उसमें वो अपराध
की सेक्शंस लगाई जाती है, जिससे कि विक्टिम को एक उचित मुआवजा जो सरकार द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित है, वो भी मिले और साथ ही साथ उस धाराओं में भी उसको पनिशमेंट मिले। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए आर्यन टीवी नेशनल के साथ। नमस्कार।